गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और अक्सर हमें सवाल करते हैं कि आज दिन का आगाज हो रहा है कैसा। तो आज दिन का आगाज हुआ है कैसा, इस पर बात सबसे पहले कर लेते हैं। आज पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, क्वेटा की बात करें, लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, क्या खूबसूरत दिन का आगाज है। चूंकि आज हम मार्के हक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। और आगाज हुआ है इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से आज हम दिन का आगाज किया और पैगाम दोबारा पहुंचा दिया है भारत को कि आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ताकि याद रहे। हम बार बार याद वैसे कराते रहते हैं भारत को कि कैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया था, कैसे उनके तैयारे गिराए थे, कैसे उनकी चौकियों को हमने रेत का ढेर बना दिया था, कैसे उनके ड्रोन्स पतंगों की तरह कटते चले गए थे, कैसे उनके जहाज आग का गोला बन गए थे। तो ये हमने जवाब दिया था भारत को। लेकिन एक बार फिर ये कहते हैं, ये बार बार हम कहते हैं, अमन चाहते थे, अमन चाहते हैं और अमन ही चाहते रहेंगे। लेकिन जब जब भारत कोई ना कोई शरारत करेगा, मिस एडवेंचर करेगा, पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, बदला भी लेंगे, सूद समेत लेंगे, जो कि हमने करके दिखाया। तो आज जिस तरह हमने आगाज में कहा ना कि मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस, उसकी हम बात कर रहे हैं और आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और आज उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा जिन्होंने एक बेहतरीन रोल जो है वो अदा किया। वैसे तो यही बात हो कि जब अप्रिसिएशन की बात है इस पर्सपेक्टिव में शुएब, तो पूरा पाकिस्तान, हमारी जो पूरी कौम है, बच्चा बच्चा, हम ये कहते हैं ना कि मर्द औरत बच्चे बूढ़े, जो एग्जैक्टली हम पहले जो है अपने दादा दादी नाना नानी से किस्से सुना करते थे ना कि इस तरह से उनका जज्बा होता था, इस तरह से सब लोग मिल जाते थे, कोई तफरीक नहीं होती थी। सो वही सब एक मंजर जो है वो हम सब ने एक एक्सपीरियंस किया और यकीनन हर कोई तारीफ़ के काबिल है, सबको अप्रिशिएट किया जाएगा। और यकीनन ये जो सेलिब्रेशन है ना, बेसिकली ये गूंज है दोबारा से, और ये वाकई बताया जाएगा कि पाकिस्तान की सालमियत पे अगर कोई भी आंच उठाने की कोशिश करेगा, कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करेगा, तो यकीनन पाकिस्तान वो आंख निकालना जानता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी। और अच्छा, आज वैसे एक टास्क भी देते हैं शुएब सबको, और वो टास्क ये कि मार्का हक के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आज आपने हमें ये मैसेजेस भेजने हैं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए आप क्या जज्बा रखते हैं, आपके एहसास क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आज आप हमें मैसेज करेंगे अपने नाम और शहर के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने नाम शहर के साथ हमें मैसेज करें और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए कोई भी पैगाम आपकी जहन में आता है तो वो हमें लिख भेजें। हम आज ही प्रोग्राम में किसी भी सेगमेंट में उसको ऐड करेंगे। एब्सोल्युटली। जो कल के पैगाम शेयर नहीं किए थे वो भी मैं आगे चल के शेयर करेंगे, क्योंकि कल हम थोड़ा वक्त मुख्तसर था। तो हम वैसे हमारे पास आ चुके पैगामात। हाँ जी, तो कल कुछ लोग गिला कर रहे होंगे जैसे हमने कल मैसेजेस भेजे थे तो वो मैसेजेस हमें क्यों नहीं मिले, तो हमने ये कहा कि आप इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपके मैसेजेस जो हैं वो हम आज जो है वो शामिल ज़रूर करेंगे। शुएब, पहला मैसेज भेजा है जी बिलाल ने हाफिज़ाबाद से, और बिलाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। आपने कहा था कि सबीन आपी के लिए कोई तारीफ के लिए करे, लेकिन मैंने कहा था, आपने नहीं कहा था। तो वो कहते हैं जी, मैं कहता तो मैं सबीन आंटी कहता। नहीं जी, आपी इज़ फाइन। अगर मैं सबीन आपी की तारीफ़ करूँगा और शुएब भाई के लिए तारीफ़ नहीं करूँगा तो ये बड़ी ज़्यादती की बात हो जाएगी। तो मैं दोनों के लिए कहूँगा कि आप दोनों राइजिंग पाकिस्तान के बहुत अच्छे मेज़बान हैं, आप दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिलाल, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया और आप लोगों की ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, ये हमारा दिन बहुत अच्छा बना देते हैं। सानिया है जोहराबाद से, उन्होंने हमें मैसेज किया है। सानिया कहती हैं कि आदाब राइजिंग पाकिस्तान, आज के सवाल से मुतल्लिक ये कहना चाहूँगी कि शादी पर लेट जाने की आदत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इस आदत को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती, और वजह आपको बताती हूँ। ये है कि मेरे इर्द गिर्द के सब लोग इसी तरह लेट जाते हैं, तो मेरे टाइम पे जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यकीनन हम कल यही बात कर रहे थे कि जब आप टाइम पर यकीनन नहीं जा पाते, तो जब आप टाइम पर जाते हो और आगे कोई नहीं होता, जो कि हमारे साथ हुआ था शुएब साहब, बिल्कुल, बहुत इफ यू रिमेंबर। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ऐड करते हैं, ये जो बात इनका जो आखिरी जुमला था ना कि अच्छा मेरे अकेले के इस पर अमल करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वी नीड टू
एक्चुअली टॉक अबाउट दिस कि हम सब जब ये सोचते हैं ना कि यार मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अकेला अगर एक कर भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये आपने प्लीज़ नहीं करना। ये मेरे पे भी अप्लीकेबल है, सबीन पे भी है, हमारी टीम पर भी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं सब पे है कि आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरे अकेले करने से क्या होगा, करना है, ये हमने लाजमी करना है। बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड, तो प्लीज़ प्रैक्टिस तो करें। वो जो हर कोई, वही बात है ना, जब हर कोई यही सोचेगा कि मैं पहले चलूं, तो सब लोग वहाँ पर सब या जाएंगे। मेजॉरिटी वहाँ पर मौजूद बिल्कुल ऐसे होगी। ही है। सो बाकी जो चेंज है वो आपसे ही स्टार्ट होता है। जो बिल्कुल। आखिरी मैसेज कल हमें आया है वो आया जी, ये आप पढ़ लें। ऑलराइट, लगता है कोई मुश्किल काम नहीं हो नहीं, गया। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा इलाके का नाम गलत ना ओके, बोलूं। हामिद घुम्मन है जलियांवाला से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में एक्सरसाइज का सेगमेंट दोबारा शुरू किया जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं और सबीन या हम में से कोई एक यहाँ पे योगा कर रहा हो, एक्सरसाइज कर, वैसे हम करके आते हैं सुबह एक्सरसाइज। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज का सेगमेंट जो है ना, मैं यही कहूँगी इस हवाले से कि अब आप एक्सरसाइज का गोल हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है। सो जाहिर सी बात है वो एक एक्सरसाइज जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल वैसे ही नहीं हो सकती है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने गोल के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। हम ओवरऑल फिटनेस पे बात ज़रूर कर रहे होते करते भी हैं, हाँ। हैं, जिसमें डाइट भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, हमसे बात कर सकते हैं। अगेन आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए इस हवाले से, या बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज का किसी मेहमान को बुला के हम ये जरूर बात कर सकते हैं, कोई लिंक्स बता दें, कोई यूट्यूब वीडियोस का लिंक Exactly, बता दिया I think जाए that would be a good ताकि idea. वो आपके लिए इजी हो। अच्छा, अब तो एप्लीकेशंस भी ऐसी आ गई हैं, उसमें आपने बॉडी स्टैट्स लिख देते हैं, अपना गोल लिख देते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज बता भी देता है। तो एआई का दौर है, लेकिन हम ये सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू उससे फायदा उठा सकते तो हैं। आज के दौर में नए तरीके से चलें, नए अंदाज से चलें, और बहुत हमारी भी ज़रूरी है। कोशिश ये होती है कि हम नई नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और पुरानी चीज़ों की तरफ हम ना ही जाएं। आज क्या कि नया है, proper ये तो exercise बताओ। कराएं। आज क्या वैसे नया? अभी भी बताएं, ब्रेक के बाद बताएंगे। मैं ये कहती कि आज वैसे हर दिन जाहिर है नया ही होता है, एक नया सेगमेंट, नए मेहमान टॉपिक्स होते जो हैं। नए की हम बाकी से एक बता देते हैं। आज वैसे बड़े जबरदस्त टॉपिक्स हैं, एक जिसमें बता से एक है जी ब्लड प्रेशर। क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, हमारे आसपास हमें बहुत से लोग नजर आ रहे होते हैं जो शिकायत कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर का मसला, हाइपरटेंशन है उनको। क्यों होता है, अलामात क्या होती हैं, अर्ली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ट्रीटमेंट या मैनेज कैसे किया जाता है, सब पर करेंगे बात। और एंड नॉट जस्ट दिस टॉपिक, कुछ और मौजूद भी जिसमें हमें बात करनी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे बुलंद फिशारे खून के हवाले से। अब बहुत सारे लोग पूछते होंगे ये क्या होता है, लेकिन मेरे लिए भी एक नई टर्म थी, तो हम हर दिन जो एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उर्दू जो है हमारी जाहिर सी बात है, हमारी कौमी जुबान है, तो उस पर अबूर हम सबको हासिल होना चाहिए। आसान लफ्ज़ में बताओ मुझे चुप करके। हाइपरटेंशन के हवाले से और आसान करो इसको। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम बात करेंगे। अब हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर ही आता है सिर्फ, राइट, या और सिम्टम्स भी होते हैं उससे रिलेटेड, मतलब ब्लड प्रेशर ना, ब्लड प्रेशर के हवाले से आज हम बात करेंगे। अक्सर ये सवाल नहीं होता कि आपको बीपी का मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है? बीपी के हवाले से जी आज हम बात करेंगे। और कल अगर बात की जाए, यानी कि 17 मई सैटरडे, वो हाइपरटेंशन का दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। सो हमने सोचा कि आज हम इस हवाले से बात करें लाइव, और हम शेयर कर सकें कि आखिर ये क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसकी, क्या इसका इलाज हो सकता है। और अब तो आजकल हम देखें ना, पहले तो हम कहते थे शुएब, हम कहते थे ना एक सर्टेन एज है, उस एज में हम कहते थे अच्छा जी फलाने को बीपी का मसला हो गया, फैमिली हिस्ट्री। अब आजकल देखें यंगस्टर्स हमारे वो कितने हॉस्पिटल में पहुंचे हुए होते हैं कि जी बीपी बहुत बढ़ गया है, इसका तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। सो ये क्या रीजंस हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, क्या हमारी डाइट है, क्या वजूहात है, उनको किस तरह से हम केटर कर सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद नासिर अली गर्दिजी साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं पिम्स इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बताएं, इस दिन को ऑब्जर्व करना, इसके बारे में बात करना, सेमिनार्स होते हैं हर जगह पर, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए, कितनी इम्पोर्टेंस आज के दौर में 2025 में इसकी बढ़ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ब्लड प्रेशर के मुतालिक या बुलंद फिशारे खून के मुतालिक अवेयरनेस के सिलसिले में मीडिया के सेगमेंट से ही हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए
यहाँ पे मौजूद हैं लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करने के लिए। तो 17 मई को दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए या ब्लड प्रेशर का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे उसको कहते हैं, वो बनाया जाता है। उसका मकसद भी यही होता है कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट उसका यही है कि आप उसकी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि वो वक्त से पहले इसको डायग्नोज किया जा सके, वक्त से पहले इसका तदारक किया जा सके और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो इसके लिए दुनिया भर में सेमिनार्स भी होते हैं, पब्लिक और मैसेज तक मैसेज पहुँचाने के लिए मीडिया के थ्रू भी बात की जाती है और इसके लिए वॉक्स भी का भी अरेंजमेंट किया जाता है। हर लेवल पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुख्तलिफ लेवल्स पे प्रोग्राम्स करके लोगों के अंदर एक आम फहम जो ज़बान है उसके अंदर लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ताकि एक बंदा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, जब तक कोई बंदा खुद से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने आप को कमिट नहीं करता उस वक्त तक कोई भी सिस्टम, कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज़ उसको बेनिफिट नहीं दे सकती। सही बात है। अच्छा, जब हम फैक्टर्स पे आते हैं, कॉजेज़ पर आते हैं, मुख्तलिफ कॉजेज़ होंगे फॉर श्योर। जेनेटिक्स भी हो सकती है इसमें, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो सकता है इसमें, आप जो खा पी रहे हैं वो भी हो सकता है, एक्सरसाइज का ना करना भी है, बहुत से फैक्टर्स हैं। वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, क्या जहनी तनाव, परेशानी, कोई स्ट्रेस, क्या वो भी एक कॉजिंग फैक्टर होता है फॉर ब्लड प्रेशर? एग्जैक्टली आज की मॉडर्न इरा में जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जैसे पहले समझा जाता था कि एज के बाद आएगा, वो तो ब्लड प्रेशर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कोई ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो यंग एज में, अर्ली एज में आ सकती है, लेकिन उसके मुख्तलिफ कोई हार्मोनल काजेज़ भी हो सकते हैं, किडनी के काजेज़ हो सकते हैं, या फिर पैदाइशी तौर पे जो मेजर आपकी शरीयान हार्ट से निकलती है उसमें तंगी की वजह से भी ब्लड प्रेशर आ सकता है वो, लेकिन वो 10% है। 90% जो ब्लड प्रेशर है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं, जो कि एक एज के बाद आता था। लेकिन आजकल जो डाटा शो कर रहा है, पाकिस्तान में भी नेशनल डाटा रजिस्ट्री प्रोग्राम है, उसके अभी रिज़ल्ट्स तो आएंगे, लेकिन अभी जितना इनिशियल रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक देखा जा रहा है कि यंग एज में, प्री मैच्योर एज में भी ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है। और स्ट्रेस इसमें और मल्टीटास्किंग मुख्तलिफ लेवल के स्ट्रेसेस हैं, जो फिज़िकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, और ये जो ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर नेगेटिव चला गया है उसकी वजह से यंग एज में ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने में आ रहा है। पहले ये होता था कि ब्लड प्रेशर इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में पाया जाता था, या बहुत रेयरली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में लोगों को देखा जाता था। लेकिन जो अब डाटा आ रहा है उससे ये सजेस्ट हो रहा है, पहले फ़र्क ये होता था कि रूरल अर्बन में भी फ़र्क होता था कि रूरल एरियाज़ में ब्लड प्रेशर लोगों के ठीक रहते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं वो उसके मुताबिक कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी। अच्छा, तो ये जो फैक्टर्स ये आप बता रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है माइंड में भी रखना थ्रू आउट भी। अच्छा, डाइट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अब देख रहे होते हैं कि जी तले हुए खाने खा रहे हैं हम थ्रू आउट, एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे होते, या हम कहते हैं अच्छा जी 20 मिनट की वॉक कर ली तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? सारे ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इसके लिए। सारी चीज़ें फ्यूल ऑन फायर करती हैं। जितनी चीज़ें आप लाइफस्टाइल को जितना बेहतर रखेंगे उसमें डाइट का, लाइफस्टाइल का, और ख़ास तौर पर जिस तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और मॉडर्न डाइट जो आप समझते हैं ना कि वो सारी रिफाइंड चीज़ों के ऊपर चली गई है और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कम हो गया है। फिर डाइट के पैटर्न, खाने पीने का अंदाज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी हर चीज़ में चेंज आई है। उसकी वजह से ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में टॉप ऑफ द लिस्ट ये चीज़ें आ गई हैं कि स्ट्रेस जिस तरह आपने जिक्र किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट है, आपके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज है। इसलिए हम आजकल इंसिस्ट करते हैं कि एक स्पेशल नाम दिया गया उसका, कोई डैश डाइट उसको कहते हैं कि डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, तो वो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया बाकायदा कि डाइट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसमें ये इस कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा कि लोगों को अगर अवेयर करना है, उनको ब्लड प्रेशर से रोकना है और उनकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रेंज में रखना है, तो ये डाइट का फैक्टर जो है ना इसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब उसके बगैर ये रिज़ल्ट हमें फिजिबल नहीं मिलेंगे। तो डैश डाइट का मतलब ये है कि उसके अंदर आपका फ्रूट्स ज़्यादा होंगे, वेजिटेबल ज़्यादा होंगे, सैलड ज़्यादा होंगे, प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा होगी। जिस तरह आप यानी कोई चीज़ें जो अवॉइड करनी है आपने, वो साल्ट, क्योंकि उसको वाइट पॉइजन कहा जाता है कि साल्ट जितना भी सोडियम कंटेनिंग जितने भी साल्ट की टाइप्स हैं सब इसके लिए डेंजरस हैं। फिर इसके अलावा नमक के अलावा आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं रिफाइंड शक्ल में उनको अवॉइड करना है, फैटी मील्स को अवॉइड करना है।
ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है आपने, और अपनी स्पेस देनी है, अपने प्रॉपर उसकी बैलेंस डाइट को भी बैलेंस में रखना है आपने। सॉल्ट तो है खतरनाक, शुगर भी खतरनाक है, शुगर इनटेक भी, जैसे आपने कार्ब्स की बात की है। जी बिल्कुल, जितने भी जो वाइट, हम इनको कहते हैं वाइट पॉइजन्स, जिस तरह आप सॉल्ट भी वाइट है, शुगर भी वाइट है, घी मक्खन पनीर ये भी वाइट है, सारी चीज़ें ये भी फैट्स में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है डेंजरस हैं, शुगर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी, हार्ट के लिए भी, सारे रिस्क को बढ़ाती हैं ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम घर में भी अक्सर टोटके कर रहे होते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, डॉक्टर के पास जाने के बजाय हमें होता है अच्छा घर में हम किसी तरह से सेटल कर लें। अब उसमें जब लो होता है तो हम ये देख रहे होते हैं कि पानी में ढेर सारा नमक और ढेर सारी चीनी मिला के दी जा रही होती है, और वो टेम्प्रेरी हम देख भी रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल उसमें आ भी जाता है। लेकिन कहीं कहीं हम ये भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो कच्चा नमक जो एकदम दिया जा रहा होता है उससे एकदम बीपी शूट भी कर हो जाता है। और इसी तरह से जब बीपी हाई होता है तो उसमें भी हम बहुत सारे घरेलू टोटके कर रहे होते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता हम देख रहे होते हैं थ्रू आउट। थोड़ा आप इनको भी, इन फैक्टर्स को भी ज़रा मेंशन करना चाहेंगे कि क्या चीज़ें जो कि आप उस टाइम पे करें जब ब्लड प्रेशर बहुत लो है कि वो एकदम शूट ना करे, या बीपी हाई है तो उसको नॉर्मल रेंज में लाया जा सके जब तक कि आप डॉक्टर तक पहुँचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ब्लड प्रेशर लो हाई, लोग यानी उसको जजमेंटल तरीके से यूज़ करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो। अब लेकिन मेडिकली स्पीकिंग लो ब्लड प्रेशर, जब तक आपका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है उस वक्त तक लो ब्लड प्रेशर कोई चीज़ नहीं है। जब आपका हार्ट का पंप फंक्शन सही काम कर रहा है तो मे भी शायद किसी के जेनेटिक ट्रेट की वजह से या किसी उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उसका 90-60 ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर। उसका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, और वैलिड तरीके से ब्लड प्रेशर लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, एनीमिया हो गया, या फिर कोई एंडोक्राइन डिसफंक्शन, उसमें नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर आपका नीचे रह सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर को उसके लिए कॉज की तरफ देखना चाहिए। अगर वाकई है वो उसको मेजर किया गया और वो पेशेंट को सिम्टम्स भी दे रहा है तो उसके लिए तो रेमेडी की जा सकती है। लेकिन मे भी शायद हर एक का जो रिकॉर्डिंग में नीचे आ रहा है वो उसका शायद वो लो ब्लड प्रेशर में काउंट ना आए। और इसके लिए जो टोटके किए जाते हैं, टोटके बेसिकली उसको देखना चाहिए कि लो ब्लड प्रेशर है किस वजह से, पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस कॉज को, तो उसी को आपके कॉज को एड्रेस किया जाएगा। सेम इज़ द इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, लोग नींबू पानी, बाकी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना है कि अनकंट्रोल रेंज में ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की अर्जेंसी या इमरजेंसी तो नहीं है आपको। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लीमू पानी दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर की आप बात करें, उसमें जो लीमू पानी दिया जा रहा होता है, क्या वो सेफ होता है देना, या डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एज वेल? देखें, ये सारी तो एक टोटके या मिथ्स इनको कहा जा सकता है ना, तो फैक्ट तो ये मेडिकल साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई चीज़ प्रूवन होगी तो फिर बंदा उसको फॉलो किया जा सकता है, या फिर कोई चीज़ अगर रिकमेंडेड है, गाइडलाइन में शामिल है तो फिर बंदा उसको फॉलो करेगा। ये चीज़ें साइकोथेरापी समझें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप बंदे को खुद से पता होना चाहिए कि मैंने ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसके अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ आ रही है तो इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी तक उसको कितना ज़रूरी है कि सिर्फ सिम्टम्स पे ना रहें बल्कि चेक भी करें। ये ना हो कि आपने चेक किए बगैर कोई टोटका कर लिया और काम ख़राब हो गया, क्योंकि देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजिंग सिम्टम्स एज वेल जिनसे आपको मालूम नहीं होता कि आइदर इट्स लो और हाई। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट वर्ड्स आपने यूज़ किए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें ब्लड प्रेशर। पाकिस्तान हमारे यहाँ तो ब्लड प्रेशर चेक करने की भी एक पूरी चेक लिस्ट है। ब्लड प्रेशर को यानी कूल काम तरीके से बंदा बैठा होगा, मेंटली ऑक्यूपाइड नहीं होगा, कोई उसने डाइट मेजर नहीं ली होगी, पोस्चर वाइज उसका बीपी कफ उसके साइज़ का होगा, तब जाके उसका आइडियल ब्लड प्रेशर। सबसे ब्लड प्रेशर जो आइडियल मेजर किया जाता है वो ड्यूरिंग स्लीप होता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत रेयरली लिया जाता है। स्लीप में तो कोई बंदा ब्लड प्रेशर चेक करना, जगा के चेक करेंगे, जागो बीपी जब आप हमारे यहाँ तो देखें हॉस्पिटल में या किसी भी सेटिंग में जहाँ पर रश वाली जगहों पर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, 10 से 20 डिग्री का ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वहाँ नॉर्मल, उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो कि हाइपर ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में जाके जो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर रीडिंग शो करता है उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2 to 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे आपका ब्लड प्रेशर लिया जाए, और उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर हफ्ता 2 हफ्ते के गैप के साथ लिया जाए और उन सब में अगर आपकी 3 रीडिंग्स में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रही है तो फिर हम आपको उसका लेबल करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं। और फिर ज़ाहिर दवाई भी तभी रिकमेंड की जाएगी, अदरवाइज तो जाहिर सी बात है कभी कभी तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, स्ट्रेस लेवल आपका एकदम बढ़ गया, डाइट का आपका जिस तरह आपने बताया डॉक्टर साहब के डाइट में आपने बेहतियाती कर दी, तो जाहिर सी बात है वो तो कभी ना कभी तो हो ही जाता है, जो कि इक्वली बैड है क्योंकि ये लीड करता है आगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मैटर नहीं करता कि अच्छा फलानी एज में जाके होगा,
कभी भी जब आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख रहे और एहतियात नहीं करें तो आपको कभी भी ये बीमारी जो है वो लाहक हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की हार्ट बीट जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई होती है। पहले तो ये बताइएगा कि जो मुसलसल एक हार्ट बीट का हाई रहना 90, 100 या 100 से ऊपर रहना, क्या वो भी आगे चलकर ये हो सकता है कि अच्छा इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो परमानेंटली हो सकती है? इसको भी ज़रा एड्रेस कीजिएगा। नहीं, हार्ट बीट का सच कोई हाइपरटेंशन के साथ कोई उसके साथ लिंकेज उस तरह नहीं है कि आप उससे लिंक करके उसको डिटेक्ट कर सकें या उसकी रिस्क को वो आइडेंटिफाई कर सकें। अब यकीन, अगर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ अगर पेशेंट को डेवलप हो गई है, उसके ब्लड प्रेशर की चेंजेस हार्ट के अंदर भी आ गई अनकंट्रोल रहने की वजह से, तो उसकी वजह से आपकी धड़कन इर्रेगुलर हो सकती है। उसमें सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि उसको पैल्पिटेशन फील होंगी, रेसिंग ऑफ हार्ट फील होगी, कोई सिंकोपल अटैक्स उसको हो सकते हैं। तो वो ये इसका लिंकेज तब डेवलप होगा जब हार्ट की वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप, टारगेट आर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ब्लड प्रेशर की वजह से, तो तब जाके कोई हार्ट बीट को वो डिस्टर्ब कर सकता है ब्लड प्रेशर भी। आपका जो पहला बात थी उसको भी मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगा उसके ऊपर कि दवाई ये सारी चीज़ नहीं है। हमेशा हम नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ से स्टार्ट करते हैं, फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि आज के अवेयरनेस का मकसद ये है कि आप ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ फर्स्ट 2 स्टेजेस में आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके। लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, दवाई पे लग गए, तो ये सारी ज़िंदगी जैसे कोई स्टिग्मेटा है हमने साथ लेके चलना है, ऐसी बात नहीं है। जितनी आपकी कमिटमेंट है आपके साथ, आप अपनी जितनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, जितने ज़्यादा आप उसके बारे में कॉन्शियस होंगे, जितनी चीज़ों को फॉलो करेंगे डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, तो ये ब्लड प्रेशर इनिशियल स्टेजेस में रिवर्स भी हो जाता है और आप दवाई के बगैर भी इसको सेटल कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक बात और भी, जो दवाई की आपने बात की ना, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा अगर आज ब्लड प्रेशर हाई है तो दवाई ले ली, अब अगले 10 दिन हाई नहीं है दवाई नहीं ली, फिर किसी दिन हाई फील हुआ आपने दवाई ले ली। सो ये जो ऑन एंड ऑफ दवाई लेने का सिलसिला, ये कितना डैमेजिंग होता है? और खुद से स्पेशली डॉक्टर ने भी रिकमेंड नहीं की जब। हाँ, सबसे डेंजरस अप्रोच यही है। और कॉम्प्लिकेशन जितने भी स्ट्रोक का जो देखा गया है कि स्ट्रोक यंग एज में भी होता है, और ये इसी वजह से होता है कि नॉन कंप्लायंस इसको हम कहते हैं, कि लोग उस सिम्टम्स का वेट कर रहे होते हैं। हालांकि ये साइलेंट किलर, आपने शुरू में बात की कि ये है ही साइलेंट किलर, इसको कहा इसलिए जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये एक ख़ास हद तक, मे भी शायद अनकंट्रोल रेंज में भी जाके सिम्टम्स उस तरह ना दे आपको कि आप पिक कर सकें कि मैं अनवेल हूँ। तो ये इसलिए इसको ब्लड प्रेशर की दवाई जब आपने स्टार्ट करनी है तो फिर उसको कमिटमेंट आपने पूरी करनी है। ब्लड प्रेशर की दवाई आजकल, पहले दौर में तो मुख्तलिफ दवाइयाँ मुख्तलिफ टाइमों पर लेनी जाती थी, अब तो ऐसी सिंगल पिल थेरापी भी जिसमें कॉम्बिनेशन 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इकट्ठा आ रहा है, एक ही दवाई आपने लेनी ताकि लोगों का कंप्लायंस बेहतर किया जा सके। इसलिए कंप्लायंस को बेहतर करने के लिए सिंगल पिल थेरापी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि लोगों का कंप्लायंस बेहतर हो, और लोग ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल कर सकें। तो दवाई जब शुरू है तो अनलेस आपका डॉक्टर चेक करके आपकी मुख्तलिफ औकात में रीडिंग्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग करके, आप अगर अब सेफ़ रेंज में आ गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपसे उनसे कोई डेवलप नहीं कर रहे, और आपका ब्लड प्रेशर अभी इस पोजीशन पे है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी पे रह सकते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस पे जाना चाहिए, रादर देन कि बंदा खुद से उसको सिम्टम्स के ऊपर ब्लड प्रेशर की दवाई लेना सबसे डेंजरस है, और स्ट्रोक का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है ऐसे लोगों के अंदर। ओके सर, जैसे डायबिटीज़ से मुतालिक हम ये राय रखते हैं ना कि अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उससे आपके ऑर्गन्स मुतासर हो रहे होते हैं। क्या हाइपरटेंशन से मुतालिक भी ऐसे है कि इफ़ इट्स अनकंट्रोल्ड, अनमैनेज, तो उससे आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं? नॉट नेसेसरली कि अनकंट्रोल रेंज में ही होगी। ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं उसकी मुख्तलिफ, और अनकंट्रोल रेंज में चले जाता है तो वो तो डेंजरस रेंज में चला जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रेंज में नहीं रहता, आपकी एज के हिसाब से या आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर रेफरेंस रेंज में नहीं रहता, तो कॉम्प्लिकेशन हेड टू टो हैं उसकी। सबसे बड़ा रिस्क तो उसका यह है कि वो फालिज का रिस्क आपका 4 गुना, जैसे मैंने कहा, बढ़ जाता है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। रीनल फेलियर का अल्टीमेटली लीडिंग टू डायलिसिस, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ तक लेके चला जाता है, जहाँ डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का हर आर्गन जहाँ जहाँ भी ब्लड सप्लाई जाती है, क्योंकि ये वैस्कुलेचर की डिजीज़ है, तो जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है, उस आर्गन की, उस सिस्टम की डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर प्रॉब्लम ज़रूर आएगी और कॉम्प्लिकेशन की सूरत में सामने आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर हम लोगों को देख रहे होते हैं ना कि आँख में क्लॉट बन जाता है, एक लाइन रेड कलर की आ जाती है, और जब उनसे यही पूछी जा रही होती है कि ये क्या हुआ है, तो बड़ा ही कैजुअली बता रहे होते हैं कि वो पता नहीं जी बीपी हाई हो गया था। कितना डेंजरस है ये, और ये क्यों बनता है क्लॉट?
ये देखें कुदरत ने भी कुछ चीज़ें ऐसी देखें, जिस तरह एक तो आंखों के अंदर जो ब्लड आता है उसको तो सब कंजक्टिवल हेमरेज किया कहा जाता है, जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड आ जाता है बुलंद फिशार खून की वजह से ही आता है। जब ये कंट्रोल रेंज से ऊपर चला जाता है तो वेस्कुलेचर की लीकेज हो जाती है, उसकी वजह से ये ब्लड, यही ब्लड अगर आपके ब्रेन के अंदर वेसल रप्चर करेगी तो उसको ब्रेन हेमरेज जिस तरह कहा जाता है, वो ब्रेन हेमरेज होता है। लोगों को अक्सर लोगों को एपिस्टेक्सिस यानी नक्सीर भी आती है इस तरह। तो कहीं और किसी अच्छा, और ये जो नक्सीर गर्मियों में आ रही होती है, ये हाई बीपी की वजह से भी आ सकती है? नहीं, लोकल काज भी उसके हो सकते हैं, ब्लड के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बार बार आपको नक्सीर आ रही है तो आपको ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी मेजर काज है उसका नक्सीर आने का। बच्चों में हो सकता है? मैंने जैसे कहा कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो अर्ली एज में प्रेजेंट करती है। लेस देन 30 ईयर्स में अगर जब ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसके ज़्यादातर कॉज उसका कोई सेकेंडरी कॉज बॉडी के अंदर मौजूद होता है। कॉमनेस्ट कॉज उसका किडनी डिजीज़ है बच्चों में अगर हो, या एंडोक्राइन थायराइड का, या उसका कुशिंगाइड सिंड्रोम, मुख्तलिफ हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस हैं बॉडी के, एंडोक्राइन डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स इंटेक्स की वजह से भी हो सकता है। मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं या नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लॉन्ग टर्म यूज़ उनका, ये ड्रग्स भी ब्लड प्रेशर को लेके आ सकती हैं। बाज़ लोग पैदाइशी तौर पे एक हार्ट की जो मेन वेसल हार्ट से निकलती है जो एओर्टा कहते हैं, वो तंग होती है, उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। तो ये चीज़ अर्ली एज में प्रेजेंट करती हैं और इसमें ब्लड प्रेशर होता है सेकेंडरी काज, लेकिन ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं। जब इनका काज आप रिमूव करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा। डोंट्स क्या होते हैं? कोई भी अगर हाइपरटेंसिव है जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है, उसके लिए डोंट्स क्या होते हैं? स्पेशली मैं यंग पॉपुलेशन से मुतालिक के सवाल कर रहा हूँ, चूँकि हम अक्सर देखते हैं ना कि एक्सरसाइज करने गए और उसके बाद इशू ज़्यादा हो गया, चूँकि आपने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर ली। हमने हार्ट अटैक के केसेस देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली एथलीट्स में देखे, हमने एथलीट्स में देखे हैं, और हम ये केसेस देख रहे होते हैं कि जी वो एक्सरसाइज करने गया था, वो जिम गया था, और थोड़ी देर के बाद या उस दौरान उसको हार्ट अटैक हो गया। देखिए मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि फ़ुटबॉल मैचेस के अंदर भी प्लेयर्स की भी जिनकी असेसमेंट हुई होती है एक दिन पहले, वो उनकी भी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं हार्ट की, जो तो कार्डियक अरेस्ट ज़रूरी नहीं हार्ट अटैक से ही हो, रिदम डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी हो सकता है, हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी कोई ऐसी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जा सकती हैं। हार्ट अटैक एक डिफरेंट चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट के कॉजेज़ मुख्तलिफ हैं। तो ब्लड प्रेशर भी उसके लिए एक रीज़न है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर भी है, उसके लिए मेजर रिस्क फैक्टर्स में भी उसके लिए आता है। तो जब आपने कहा कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दौर में, क्योंकि यंग एज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो लाइफस्टाइल में डाइट का, वेट का, स्मोकिंग का जो ट्रेंड है हमारे अंदर, कि हम मुख्तलिफ टाइम पे कोई खाने की रूटीन नहीं है और फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा है, और एनर्जी ड्रिंक्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। इन चीज़ों को अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। एनर्जी ड्रिंक से ब्लड प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उससे ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, उसको यानी बढ़ाएगा, लेके आ नहीं सकता, लेकिन ब्लड प्रेशर को वक्त से पहले लेके आ सकता है अगर रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं उसको। और इसके वेट को आपको एक BMI आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, वेट मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हर हवाले से इम्पॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना, जिस तरह ख्वातीन कहती हैं हमारे यहाँ कि मैंने किचन में काम किया या घर में काम किया तो मेरी तो वॉक हो गई, लेकिन हार्ट को एक सस्टेन्ड एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं ना कि एक फ्रेश एयर की हो, या आपके दिल की धड़कन उस लेवल तक जाए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो ना कार्बोहाइड्रेट से स्विच करके आपकी फ़ैट्स के ऊपर जाए, ताकि फ़ैट्स आपकी बॉडी के अंदर मोबिलाइज हो सकें। अगर उस लेवल तक आप मेटाबॉलिज्म को आप नहीं चैलेंज करते तो आप एक ख़ास मीडियम रेंज में ही रहते हैं और वो चीज़ें मोबिलाइज नहीं होती हैं, आपका शायद वेट रिड्यूस ना हो सके, आपका ब्लड प्रेशर कम। जो वॉक है, इवन 45 मिनट्स पर वीक वॉक, अगर 5 डेज़ वीक में अगर आप वॉक करते हैं तो आपका 8 से 10 डिग्री सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आता है उससे। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझेंगे मेरा ब्लड प्रेशर आई है तो मुझे वॉक नहीं करनी चाहिए, हालांकि वॉक करने से तो ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है, 10 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है। वो तो ये कहते हैं कि जब बीपी हाई होता है तो डॉक्टर्स भी, डॉक्टर साहब अक्सर ये कह रहे होते हैं कि आपने उठना नहीं है, आप रेस्ट करें, आप बैठें, और मरीज़ जब लेटा होता है थोड़ी देर रेस्ट करता है तो वो ठीक हो जाता है। नहीं, ये हार्ट अटैक की शक्ल में हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो एक्सर्शन को अवॉइड करे और रेस्ट के मोड पे चला जाए, ताकि एक्टिविटी ना करे, उसका मजीद ऑनगोइंग उसका हार्ट को डैमेज ना हो। लेकिन ब्लड प्रेशर के बारे में ये चीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा भी है, आप वॉक पे चले जाएँ, कूल इन्वायरमेंट में पानी पिएँ, बैठें, रिलैक्स करें, योगा करें, कोई मेडिटेशन करें, कुछ करें, उससे भी 8 से 10 डिग्री ब्लड प्रेशर को फ़र्क पड़ जाता है। इवन ये नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं ये जो हमने कहा कि डाइट को जो इंट्रोड्यूस कराया गया कॉन्सेप्ट को, ये भी यही है कि
ये भी 7 to 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सिर्फ, यानी ये सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज़ हैं। बिल्कुल सही तो है। अब हमारे यहाँ समझा ही आता है कि दवाई हमने खानी है और दवाई उसका हल है, और दवाई खा रहे हैं तो दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी ठीक हाँ, है। ये बड़ा लेकिन मसला है। वो अक्सर लोग ना खाने पीने की एहतियात इसलिए नहीं करते, कहते हैं दवाई खा तो रहे हैं, बस दवाई खा ली, अब ठीक है जो मर्जी खाएं पिएं जैसे मर्जी रहें, तो ये नहीं होता। अच्छा, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं? ये तो सारे सिम्टम्स बेहतर हैं जिस पे आपने नोटिस देना होता है, बट देयर मस्ट बी फ्यू सिम्टम्स जिनको तो आप एक सेकंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते और फ़ौरन से आपने उस पेशेंट को, क्योंकि आप आसपास अगर हों तो आपको भी पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ये सिम्टम किसी में अपीयर हो रहा है तो फ़ौरन से आपने इमरजेंसी में लेकर जाना है उसको। एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको हाइपरटेंसी अर्जेंसी या इमरजेंसी की हम लेबल करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, यानी इसको कहते हैं कि टारगेट आर्गन डैमेज अगर कहीं पे हो रहा है जिसकी जो कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो रही है तो वो इमरजेंसी है। उसमें फिर हॉस्पिटलाइज होने की और ब्लड प्रेशर को जल्दी कंट्रोल करने के लिए आईवी मेडिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। Okay. तो सिम्टम्स उसमें जो बंदों को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपकी वीएन ब्लर हो रही है, आपका हेडेक कांस्टेंट है और वो आपका बढ़ता जा रहा है, उसके साथ स्वेटिंग वोमिटिंग वगैरह भी आ रही है आपको, या आपके चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही है, आपको पैल्पिटेशन फील हो रही हैं, या फिर अगर ये हार्ट की सिम्टम्स की तरफ जा सकती है उसकी बात ब्लड प्रेशर की वजह से। पहले जो सिम्टम्स थे वो ब्रेन से मुतल्लिक, स्ट्रोक से मुतल्लिक थे। फिर अगर उसका किडनी में अगर उसको लग रहा है कि मेरा यूरिन आउटपुट उस तरह नहीं रहा, पहले की तरह कम हो गया है अचानक और इनटेक उसकी सही है, तो उसको भी समझना चाहिए कि मेरी किडनी भी जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर हो रहे हैं। अगर या उसकी टांगें इतनी ठंडी हो रही हैं कि उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा है और चलने से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। इनकी वजह से अगर ये कोई भी चीज़ नोटिस करता है पेशेंट तो उसको इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी में जाके अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए, शायद वो नुकसान से बच जाए। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उन सिम्टम्स को अननोटिस नहीं छोड़ना होता। आज जैसे हम डायबिटीज़ से मुतालिक की बात करते हैं कि अच्छा आपकी 3 मंथ्स की शुगर भी आ जाती है, एवरेज आ जाती है, या फास्टिंग में भी थोड़ा सा बेहतर उसमें मालूम हो जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या हाइपरटेंशन में भी ऐसा होता है? कोई ऐसा टेस्ट होता है जिससे आपको मालूम हो जाता है कि अच्छा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट? लेकिन जैसे हमने बात की कि टारगेट आर्गन डैमेज की बात की, तो वही हम देखेंगे कि किसी अगर ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा आ रहा है और एक ख़ास रेंज से ज़्यादा यानी स्टेज 3 से ऊपर उसका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो फिर हम उसके देखेंगे कि उसके टारगेट आर्गन कोई कहीं डैमेज तो नहीं हुए। आई एम टॉकिंग दिस इन रिस्पॉन्स टू दिस फैक्टर के ये जो हम कहते हैं ना कि स्क्रीनिंग, ये तो देखें इसके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इससे पता चले। कॉम्प्लिकेशन है तो उससे आपको पता चलेगा कि आप पहले से ब्लड प्रेशर 2 से 3 साल से आप अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की रेंज में रह रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। वैसे तो स्क्रीनिंग ही है और वो प्रॉपर किसी सेटअप में प्रॉपर बीपी ऑपरेटर्स से प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड प्रेशर लिया जाए, और मैंने कहा कि उसकी रीडिंग्स को 2 to 3 टाइम्स लिया जाए मुख्तलिफ टाइम्स में, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के गैप के साथ वो 3 रीडिंग्स अगर आपकी ज़्यादा आ रही हैं तो फिर हम उसको लेबल करेंगे कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और अब वैसे भी जो आइडियल ब्लड प्रेशर मैंने कहा ना उसके लिए तो कूल काम एनवायरनमेंट और प्रॉपर सोया हो तो ज़्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, हाँ सोए हुए करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। जो कि घर वालों की जिम्मेदारी है कि आपको जो शख्स ये कहता है कि मेरा बीपी बार बार हाई रहता है, तो वो सोया हुआ है तो जाके ना उसका ब्लड प्रेशर आप वो सोए से उठेगा, आपको दोस्त सुनाएगा कि मुझे सोए से उठा है, बीपी हाई हो जाएगा। जो नॉर्मल रेंज है वो भी उससे ऊपर चला जाएगा। डॉक्टर साहब, कितने % चांसेस होते हैं अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर रन हो रहा है तो बच्चों को भी आगे होगा? क्योंकि यही चीज़ होती है कि जो मेरे अब्बा को बीपी का मसला है, मेरी अम्मी को बीपी का मसला है, तो फिर आगे चल के बच्चों को सर्टेन एज में हो सकता है। जिस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, हार्ट की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, इसी तरह इसकी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। इसकी भी उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पेरेंटहुड से मैटरनल हुड से अगर दोनों तरफ से उसकी जेनेटिक्स बनती है, अगर दोनों तरफ से आ रहा है तो फिर तो उसका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। बट अगर एक पेरेंटहुड से आ रहा है तो फिर उसका 50% तक होगा रिस्क। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसको ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाती है, इसमें उसको ये भी एक रीज़न होती है। और क्या कोई एज होती है कि जिस तरह हम कहते हैं ना 40 में तो हमने अपने आप को एक बूढ़ा करार दे देना होता है कि भाई हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बस 40 साल है जिसके बाद सब खत्म हो जाता है, जो हमारी एक मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी है ये, जो मैं चाहती हूँ कि चेंज जो आपको हिट हो गया, लेकिन चलो इट्स ओके। लेकिन 40 अब ना भी कैसे जरा मुनासिब होता है वैसे। मुझे पता है आप 40 के होने वाले हैं इस साल, लेकिन चले नहीं, इस साल नहीं वैसे, चले प्लीज कंटिन्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई सर्टेन एज होती है कि इस एज में एहतियात डबल कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एज है जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है?
जी, सबसे बड़ी बात है कि जो WHO का क्राइटेरिया है ना एल्डरली का, वो 65 ईयर कट ऑफ उन्होंने उसको डिफाइन किया कि वहाँ से एल्डरली स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ तो लोग 50। थैंक यू वेरी मच, वरना आप पता नहीं किस तरफ को मामला लेके जाने लगी थी, मुझे बुढ़ापे की तरफ ले जा रही थी। प्लीज तो जहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी वहाँ पे अर्ली ब्लड प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। तो वो यानी स्क्रीनिंग तो हम कहते हैं कि किसी एज में भी 30 से पहले भी स्टार्ट करनी चाहिए अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है। 35 to 40 ईयर्स में तो मैंडेटरी है कि आप उसको आप लाजमी 6 मंथ्स में एक दफ़ा अपनी प्रॉपर एवेल्युएशन कराएं आप। 30 में भी करा लेनी चाहिए। और हमारा मसला ये हो गया यहाँ पे कि हम जब तक मसला नहीं खराब हो ना हो जाए ना actually बहुत ज्यादा। एक तो मसला होना है वाकई, एक मसला खराब होना होता है। जब तक मसला खराब ना हो जाए ना, हम लोग स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि आप स्क्रीनिंग के लिए जब कोई जाता भी है डॉक्टर के पास ना, तो हमारे यहाँ जो एक रवैया होता है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी बड़ा अनवेलकमिंग होता है बाजू का, जिसकी वजह से मरीज नहीं भी जा रहा होता कि मसला क्या है आपके साथ या कोई भी। तो कोई अगर ये कह रहा ना हम सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है हमें अपने रवैयों पे भी काम करना चाहिए हर लिहाज से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलकम किया जाए उस शख्स को जो कि अपनी स्क्रीनिंग के लिए आ रहा है। वो 6 महीने जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, या साल में एक दफ़ा, या जो जिस तरह से भी अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो रिस्क फिर आप फैक्टर ज़्यादा है उसके तो वो हिसाब भी से। उस हिसाब से आपने अपनी स्क्रीनिंग जिस तरीके से करवानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। आप लोग भी स्क्रीनिंग को बेसिकली इग्नोर मत करें, स्क्रीनिंग अपनी करवाएं। और अगर कोई भी सिम्टम्स अगर आपको ऐसे डेवलप हो रहे हैं तो उसमें यकीनन अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वो वही बात है कि मसला ख़राब होने के बाद डॉक्टर के पास ना जाओ, कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। बीमारियों में गुजारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट है आर्ट एंड द आर्टिस्ट, और आज जिस हम आर्ट की बात करेंगे उसका नाम मेरे और सविन दोनों के लिए बहुत नया है। इट वाज डीकोपाश आर्ट। बाकी बड़ी नई टर्म थी हमारे लिए। हम अक्सर देखते हैं ना, कोई चीज़ लग तो बड़ी खूबसूरत रही होती है, हमें पता नहीं होता कि वो आर्ट की कौन सी फॉर्म है, कौन सी टाइप है। जब हम पेंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम रंगों के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, ऐसे हम तो में बस ये कह रहे थे सीनरी है जी। सही बात है, पेंट है। ठीक है ना, हमने जान के क्या ही करना है। जिनका काम है, जिसका काम उसी को नहीं जानना चाहिए ना। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको नई नई चीज़ें पता चल रही होती सही हैं। बात है, नॉलेज इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. तो आज भी ये देखिए हमारे पास एक इस वक्त टेबल्स है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, और विंटेज से लुक तो है थोड़ा इसकी। सा वैसे जूम करें अगर आप कर सकते विंटेज हैं। से लुक भी है इसकी, आप इस दिखाएं। साथ साथ हम टेबल ये है। बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें रंगों का इस्तेमाल और कैसे खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसे कह सकते हैं जी कि वुड फर्नीचर आर्ट, क्योंकि ज़्यादातर ये जो काम हो रहा है ये वुड पे हो रहा होता है। ये देखें कितनी नफासत से ये दोनों Absolutely. कैरेक्टर्स जो हैं उनको बनाया गया है। ये एब्सोल्युटली। तो इनकी जो आर्टिस्ट हैं उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। सबा तैयब इनका नाम है, साथ हमारे मौजूद हैं। तकरीबन 1-1.5 साल से प्रोफेशनली इसको लेकर चल रही हैं, अदरवाइज तो कई सालों से माशाल्लाह वो काम करें। पहले उन्होंने पॉलिश किया स्किल को, उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ाया है। सबा को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू। अच्छा, कुछ आपके आसपास भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा बताएं कि डीकोपाश आर्ट, हाँ, ये कहाँ से इसका आगाज़ होता है? इसका आगाज़ एक्चुअली यहाँ से होता है कि हम लोग लाइक बेसिकली तो ये बाहर से ही आया ठीक है। कॉन्सेप्ट, वैसे से ही कॉन्सेप्ट आया। सो पहले ये होता था ना कि फर्नीचर के ऊपर जैसे हैंड पेंट की जाती थी चीज़ें, अभी भी हैंड पेंटिंग होती है, लेकिन अब उसको मज़ीद ईजी बना दिया गया है। सो वी यूज़ डीकोपाश पेपर ऑन द फर्नीचर। सो ये जो डीकोपाश पेपर होता है ना, इसमें ये होता है कि इट्स एक्चुअली ऑलरेडी पेंटेड पेपर, एंड आप इसको अपने फर्नीचर पर लगाते हो, एंड देन यू एक्चुअली यू नो color around it. You Merge take करते हैं choppings, उसको। yes, you take the colors and you merge around it, and you create more designs, or you do more hand painting on it. Okay. So this is called decoupage art. So इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पेपर्स हम यूज़ करते हैं जो कि ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं जो कि उतरते नहीं हैं ऑन फ्रॉम द अच्छा, एक फर्नीचर। उतरते नहीं है, दूसरा पता भी नहीं चलता। बिल्कुल पता भी नहीं तो ये तो चलता। घर बैठे कोई भी प्रैक्टिस के साथ अगर इसको सीखना चाहे, वो इजीली करके अपने जो कहते हैं हम पुराना फर्नीचर हो गया है, अब इस फर्नीचर का हम क्या करें। और फिर जाहिर है प्रोफेशनली किसी को देते हुए कहते हैं अच्छा जी वो पैसे बहुत ज़्यादा लेंगी आर्टिस्ट, तो ये घर में भी आप सीख सकते हैं ट्यूटोरियल्स देख के या थोड़ी ट्रेनिंग लेके। तो आप तो इतना सारा फर्नीचर हम इतना अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली होता यही है कि जो क्योंकि बाहर के मुल्कों में आपको पता ना कितना एक्सपेंसिव है सब कुछ रीवैम्प करना
और सब कुछ नई चीज़ें लेना, सो उन्होंने ये रिवैम्पिंग निकाली थी। सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो हम लोग लेकर आए कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को रिवैम्प करते हैं। वो वाली चीज़ें, वो वाले हमारे बेड्स या ऐसा फर्नीचर जो कि बहुत अच्छी लकड़ी का बना होता है और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारी सास ससुर जो होते हैं वो नहीं चाह रहे होते कि हम हमारी उसको अपनी इमोशनल अटैचमेंट होती है बहुत sometimes। बिल्कुल। सो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको रिवैम्प कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। सो यू जस्ट टेक ऑफ ऑल द प्रीवियस वार्निश और एनी पॉलिश ऑन इट, and then you can recolor on it or repolish on it, and then you can apply this decoupage paper and paint you know किसी on भी it. तरह So, से ज़ाहिर है जी। आप उसको कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपने तो जितनी नफासत से इसको किया हुआ है, बहुत नफासत डिटेल्ड है ना? काम है। नफासत से आपने जो काम किया हुआ है, सो वो शायद वो घर के अंदर ना हो सके, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा काम है। आपके साथ भी एक फ्रेम है? Yeah, that's a wall hanging. ओके, Yeah. वॉल हैंगिंग। तो थोड़ा सा इसके भी इलाबोरेट कीजिएगा कि इस पे क्या काम एक्चुअली इसके ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत डिकोपाज किया है, थोड़े से मोल्ड्स लगाए हैं इसके ऊपर, एंड ये जो फ्रेम है इटसेल्फ ये वुड का बना हुआ है। Okay. सो Right. इसके ऊपर थोड़ी गोल्ड लीफिंग की हुई है, एंड देन इसके ऊपर डिकोपाज पेपर, एंड देन वही सारी गोल्ड लीफिंग एंड ऑल एंड अच्छा, पेंट। गोल्ड लीफिंग का भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। आपने फर्नीचर्स पे काम करते हुए हमने देखा भी है कि वो गोल्ड पेपर या इवन सिल्वर पेपर भी दोनों को पेस्ट करके फिर ब्रश करके उसको बड़ा विंटेज से लुक दे देते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये देख सकते हैं जाके भी, अगर हम जी जी बिल्कुल। ट्राई करें, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन गेट अप और नॉट, क्योंकि I आपके can. माइक का मुझे I can. अंदाजा। ओके प्लीज आए ना फिर। तो अगर आप इस तरफ आ जाएं और इसको जरा एक्सप्लेन करें ना कि इसमें पेपर कहाँ, राइस पेपर आप कह रही थी? Yes, rice ओके, प्लीज इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। ओके, सो दिस इज अ पीस ऑफ MDF वुड। Okay. अच्छा, इसमें भी हमने देखना होता है कि हम कौन सी MDF वुड ले रही हैं, कितनी पतली है, कितनी ठीक है। चौड़ी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने जैसे कि एक जिसको कहते हैं सिंपल अल्फाज में फट्टा सा ले लिया, ठीक ठीक है। है, और उसके बाद फिर हमने इसको डिज़ाइन ऐसा किया कि पहले इसको प्राइम किया हमने, उसके बाद फिर प्राइमर लगा के उसके बाद हमने राइस पेपर लगाया। दिस इज राइस पेपर, एंड देन आई ब्लेंडेड इट कि हम उसके जो राइस पेपर के अंदर कलर्स है ना उसकी साइड के ऐसे ब्लेंड कर लिए जाएं कि पता ही ना चले कि वो दैट इज। और वाकई वो, अच्छा, नेकेड आई से पता नहीं चल रहा होता कि वो पेपर कहीं पेस्ट भी हो, मतलब इतना अच्छे से ब्लेंड किया और होता है। प्लस वो बहुत पतला पेपर होता है। ओके, That's अच्छा, ये राइस पेपर इजीली अवेलेबल होता है? नो, नाउ दैट्स द ट्रिकी ये पार्ट। कहाँ से मिलता है? एक्चुअली जो डिकोपाज पेपर है ना वो दो तीन किस्म के होते हैं। एक हम डिकोपाज नैपकिन्स यूज़ करते हैं और दूसरा ये है कि राइस पेपर्स यूज़ करते हैं। राइस पेपर 5000 साल पुराना पेपर है, चाइना और जापान में मिला करता था, उसी के ऊपर कैलीग्राफी हुआ करती थी, सही। ठीक है। वो एक्चुअली आपके जो रंगों को ऐसे एब्जॉर्ब करता है और कि वो चाइना 5000 साल से यूज़ कर रहा था। सो ये डिकोपाज जब आया फॉर्म में आया तो उसमें जो है ना ये कुछ पेपर्स निकाले गए जो कि फर्नीचर के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, जिनका कलर इतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाए, इतना अच्छा आए कि पता ना चले। Okay. सो एक्चुअली ये फिर सारा रॉ मटेरियल जो है ना हमें चाइना से, हम बेसिकली ये मलबरी जो हमारा शहतूत का दरख्त होता है ना सही। उसके बार्क्स का बना हुआ होता है ये, इसको पूरा प्रोसेस होता है। तो चाइना में तो ये बहुत अच्छा, फैक्ट्री वहाँ की प्रोसेसिंग के अक्सर वीडियोस आ भी रहे होते हैं। अच्छा, हम ये भी साथ देखते हैं। सवार मुझे ये बताएं कि इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ है जब इसको तक हम आप रखते हैं, अगर मुझे प्लीज आप गाइड कीजिएगा, यहाँ से सही नजर आ रहा है। मैंने इसको सही रखा है, उल्टा तो नहीं कर जी दिया? बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, ये सही वैसे विंटेज लुक। हाँ, Yeah. सो दिस इज पेपर। कहाँ No. था? नहीं, दिस इज पेपर, दिस सॉरी। इज पेपर, दिस इज गोल्डन राइस पेपर। पता ही नहीं चलता ना क्या वही करें। कह रहे हैं, इतना अच्छा उसको मर्ज किया हुआ है। ऑलराइट, सो ये दो पेपर्स आपने पेस्ट किए पहले और Yeah. उसके बाद आपने इसको बिल्कुल साथ ब्लेंड एंड मर्ज कर दिया। Yes. कितना वक्त लगा इसको प्रिपेयर करने में? मुझे आप तो प्रो है, आई नो, बट फिर भी नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन ये कि क्योंकि हम लोगों का हाथ बैठा हुआ होता है तो हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए जो है ना आपको 24 आवर्स चाहिए होते हैं। क्योंकि ये जितना भी आप काम देख रहे हैं दिस इज 24 आवर आप का इसके ऊपर यानी कि प्रोसेस हुआ हुआ है कि आप इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। अब ये वाटरप्रूफ है? ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है। अभी आप कह रहे हैं ना इसकी लाइफ कितनी है, जब तक आप इसके ऊपर पेंट रिमूवर डाल के इसको उतार नहीं ना देते इसकी लाइफ वैसे ही ओके, प्लीज आप बैठे साथ साथ, ये बड़ा अच्छा बताया आपने। अच्छा, क्योंकि जरा ड्यूरेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि लोग लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं अगर पेपर इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा, और Exactly. बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे होते हैं। अच्छा, ये आर्ट महंगा है? अगर आर्ट पीस कोई लेना चाहे, क्या ये एक्सपेंसिव होता है? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। एंड देन अगर आप, क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं तो हमें तो लगता है कि ओहो पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि बाहर फलाने मुल्क में ये चीज़ है तो हमें लेकर आनी है, और यहाँ पर हमारे लोकल लेवल पे कितना अच्छा काम हो रहा होता है, ये काम है और आर्टिस्ट हम बुला रहे होते हैं। सो क्या ये वाकई एक्सपेंसिव होता है?
देखिए इसका सवाल जो है ना एक और सवाल में है कि क्या हैंड पेंटेड चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शली हम आर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। कमर्शियल आर्ट में ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक फर्नीचर शॉप है, उस पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो बेसिकली फैक्ट्री में बन रही होती हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है। दिस इज़ हैंड पेंटेड स्टफ, इसमें बहुत मेहनत लगी होती है, तो आप इसमें अपना लेवरेज रख सकते हैं कि आप इसमें क्या प्राइसिंग रखोगे एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली ये महंगा आर्ट है। मैं पाकिस्तान का भी यही कहूँगी एज़ कम्पेयर टू आपका नॉर्मल जो आपकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे ये आर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो लोग इसको सीखते हैं, जो लोग इसको लाइक काम में लाते हैं, उसमें ये है कि आपको फिर घर पे वो सस्ती पड़ सकती चीज़। फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई पुरानी टेबल रीवैम्प करना चाहते हो तो यू जस्ट नीड द मटेरियल्स एंड देन यू कैन रीवैम्प इट, यू नीड द स्किल्स एंड यू कैन रीवैम्प इट, और फिर वो आपको घर में सस्ता पड़ सकता और है। टेबल देखिए इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से मजीद और डिजाइन है जिनको आप जो है वो रीवैम्प कर सकते हैं। जी और ये इसको मैं भी कह सकते हैं ना, जब हम महंगे की बात करें, कॉस्टली है ना, क्योंकि उसके मटेरियल भी तो कॉस्टली है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स एक्चुअली कॉस्टली कि उसकी कॉस्ट आई भी है। एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव वो चीज़ होती है जो कि बेसिकली उसकी वर्थ नहीं होती, बट दैट इज एक्सपेंसिव, दिस इज कॉस्टली। ये कॉस्टली है, ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम इसको एलिब्रेट भी कर दिया। ज़्यादा आपने ट्रेज भी ज़्यादा आपने बनाई हुई है ना। जी, दीज आर टेबल राइजर्स। टेबल, यस, तो उसमें तो हमें ज़्यादा डर लगता है ना कि अच्छा ज़रा ख़राब ना हो जाए, बिकॉज वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिकॉज अगर तो ये टेबल है या ऐसी कोई कॉफ़ी टेबल और समथिंग लाइक दैट, तो वो पता है अच्छा वो साइड पे रखी हुई है, आपने थोड़ा उसे एहतियात से रखा होता है। लेकिन ऐसी किसी चीज़ पर ये करना जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भी रही है, ज़ाहिर है ट्रे है, सर्विंग ट्रे है, तो वो धुल भी रही है। बिल्कुल धुल भी रही है, तो इसीलिए हम इसको वाटरप्रूफ बनाते हैं ना, कि आप इसको इसके ऊपर आप अगर आप इसे टेबल पे रखो, इस पर आप बेयर खाना रख सकते हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एज अ प्लेटर इसको यूज कर सकते हो। यस, यू कैन पुट द पेस्ट्रीज ऑन इट एंड यू कैन पुट द सैलेड ऑन इट। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें वो जो प्लेटर्स आते हैं वो जिस टेबल राइजर पे आते हैं, बेसिकली वैसा ही यूज कर सकते और हो। वो जो स्पॉन्ज है धोने वाला, उससे कोई बिल्कुल आप आप यूज कर खुरदुरी सकते हो। चीज अगर आप उस पे मारेंगे बस तो वो है कि वो आप उस स्टील वाली वो ना मारें। सिंपल लगता है, जैसे अपना मुंह धोते हैं वैसे धो लें। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज सच अ गुड एग्जांपल। ना करें, कुछ लोग बड़ा रगड़ रगड़ के मुंह धो रहे होते हैं, मसला हो जाएगा। तो गलत करते हैं इतना भी नहीं रगड़ना, बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, वो बड़ा ट्रैक करिए जो इनके बैक साइड पे है, शुएब अगर आप दिखा सके वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज और ये भी इट्स अ वॉल हैंगिंग। हाँ, यस, दिस इज अ वॉल हैंगिंग। अच्छा, वाओ। ये मैंने विक्टोरियन स्टाइल की वॉल हैंगिंग बनाई थी। बस जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो हम बनाते रहते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं जी, कहाँ से इसको दिखाएंगे आप ये। ऑलराइट, ये देखें। ओके, ऐसे ऐसे। अच्छा, इस पे कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ी इस पे क्यूरियस हूँ। ये दिस इज एक्चुअली a राइस पेपर ना, जिसके ऊपर हमने राइटिंग की हुई है, एंड देन वी हैव यूज्ड अ मोल्ड। लिखा क्या हुआ है? मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ, ये आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। थ्रू द हाउस, यस, नॉट आई डोंट नो। ना पढ़े, ना पढ़े, ना पढ़े। अगर मैं खुद कह दिया ना कि पढ़ा नहीं जाएगा, पर्सनल कोई लेटर भी तो हो मैं वही सकता कह रही हूँ कि ना ही पढ़े, बट वो लेटर टाइप ही लग रहा है। लेकिन अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया भी दे दिया आपने। कोई किसी को अगर यादगार के तौर पे कोई खत लिख कर देना चाहता है, बजाय इसके कि वो खत ही लिखे, वो ऐसा कुछ लिख कर दे कि आप सबसे हैंग भी कर देंगे, किसी को पढ़ा भी नहीं जाएगा। ऐसे कि ना, वरना स्याही जो है वो भी फैल सकती है और पेपर खराब हो जाता है अक्सर। So so many ideas जी हम इस सेगमेंट में कह सकते हैं आप तक हम कैसे पहुंचा ideas रहे दे रहे हैं लोग। हैं। समझ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं और इसी तरह से आप इसको आगे लेकर चलें, सिखाया भी करें लोगों को, ये भी अच्छा होता है। एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिस पे मैं जो है ना लाइक सबको गाइड करती हूँ कि कैसे काम करना है। बाकी किसी की क्वेरीज होती है मुझे डीएम कर लेता है, तो आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो that's क्योंकि how मेरे पास you are इतना टाइम teaching. नहीं होता कि मैं प्रॉपर्ली वर्कशॉप से क्लासेस। क्लासेस। हाँ, लेकिन ये कि YouTube के थ्रू आप जब एक आर्ट पीस को तख्लीक कर रहे हैं, पूरी उसके प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को आइडियाज आ जाते हैं। और जो अगर वाकई कोई क्रिएटिव होता है, शार्प माइंड होता है और इंक्लाइंड एप्टीट्यूड उसका अच्छा होता है टुवर्ड्स आर्ट, तो वो सीख भी जाता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं कि किस तरह से एआई को
या टेक्नोलॉजी को हम अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो परवान चढ़ सके? कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू करने वाला है या ऑलरेडी कर चुका है, वो किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जुल्रनैन खालिद। जुल्रनैन खालिद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जब का नाम जरा मुश्किल है, मैंने मतलब बताएं। मैंने कहा इससे पहले मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, मैं शुएब की तरफ थ्रो कर दूँ। शुएब, ये नाम क्या है इसका? I was not prepared, but anyways, good morning जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम है जुन्नुरैन खालिद और जुन्नुरैन विद अ डबल एन। सो और अच्छा है कि आप लोगों ने नाम मतलब से शुरू बताया किया ना इसका। तो नाम का मतलब है जी दो नूरों वाला। इट्स एन अरबिक नेम। Okay. और इस नाम की वजह से मेरी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। I was about to ask, ये तो पहला सवाल होता होगा। तो वो तमाम लोग जो अक्सर ये सवाल रखते हैं ना फेसबुक की, जी हमारा बेटा हुआ है, हम क्या नाम रखे? देखिए हमने एक सजेशन कोई आपके यूनिक सामने सा रख नाम दिया, बताएं यूनिक जो कि नाम दुनिया बताएं। में किसी का ना हो, तो वो यही नाम है। दुनिया में तो खैर होगा, आपके इर्द गिर्द। जुल्नुरैन साहब, डिजिटल मार्केटिंग आज के बिजनेस की कितनी बड़ी डिमांड है? मैं कहूँगा कि ये कोर के अंदर है। लाइक इसके बगैर अब कोई बिज़नेस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। सो पहले हम देखते थे कि जो भी स्किल्स हैं, ये जो भी बिजनेसेस हैं, वो अलग-अलग काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड हो गई, या कोई करियाना स्टोर है, या कोई सुपर स्टोर है, या कोई भी और बिज़नेस है, वो अपना अपना काम कर रहे होते थे। लाइक जैसे ही इंटरनेट ने ज़रा सी अपनी उड़ान भरी और 5G और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, अब ये सारा ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है। अब ये ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। उनका वजूद जो है वो ऑनलाइन के बगैर अब आधा रह गया। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है आपके कोर बिजनेस के साथ जिसके बगैर आपका बिजनेस आगे नहीं कर चल सकते। अब वो लोग जो कि करना तो चाहते हैं बिजनेस, लेकिन उनके पास ये स्किल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग वाली, सो वो क्या करें? क्या वो खुद सीख सकते हैं, कर सकते हैं, या कि उन्हें एक सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी? और लेनी पड़ेंगी तो क्या ये एक इसमें इन्वेस्टमेंट है ज़ाहिर है फिर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली जो भी करना चाहे वो कर सकता है। सीखना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। Right. इंसान अगर मैं कहता हूँ कि अगर जहाज़ उड़ा सकता है, रॉकेट उड़ा सकता है, तो ये भी सीख सकता है और ये भी अपने बिजनेस जहाज गिरा सकता है, गिरा तो भी गिराना सकता है। सीख सकते हैं आप। तो ये भी किया जा सकता है। उसमें सीखने में कोई किसी की पाबंदी है। और ये मिसकंसेप्शन है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे के कोर्सेज करने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक आर्ट, जिसमें अगर आपके पास हुनर है और सोच है तो आप शुरू हो जाएं, तो आप सीख करते लेंगे। करते आप सीख जाएंगे। सो उसके लिए स्पेसिफिकली कोई चीज़, कोई डिग्री कोई लेने की इदारा ज़रूरत नहीं उसकी है। ज़रूरत नहीं है, आप नहीं। आराम से सीख सकते हैं। Exactly. So with your core skills, if you add up this digital marketing skill, एक बड़ा lethal combination है, ओके। और ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट भी है। requirement भी है। कितना फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल अब हम कंपैरिजन करते हैं, ए जो कि बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट किया व्हाट्सएवर, जिस भी लेवल पे उसे स्टार्ट किया विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, एंड बी विद द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने बिजनेस स्टार्ट किया बट विद डिजिटल मार्केटिंग। कितना फ़र्क है इनकी प्रोडक्टिविटी में? अच्छा, मैं इसको इस तरह लूँगा कि आपने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की अपने बिज़नेस पे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको ढेर सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड राइटली सो। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग से करते हैं ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल कैन बी अप टू ज़ीरो। रियली? यस। सो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू चीज़ें बेचना शुरू कर सकते हैं। कैसे? लाइक देयर आर टूल्स, देयर आर टेक्निक्स। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये कहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर कन्वेंशनल बिजनेसेस को देखें तो आप एक दुकान को सेटअप करते हैं पूरा, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें रखते हैं। लाइक आप शोरूम बना रहे हैं, बेशक जूतों का शोरूम हो, इन्वेंट्री ज़रूरी होती है। इन्वेंट्री ज़रूरी होती है और दिखाना ज़रूरी होता है, राइट? अच्छा, यहाँ पे मसला क्या है? आप समझते हैं कि फेसबुक के पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर या किसी भी सोशल नेटवर्क के पेज के ऊपर आप सेल्स कर लेंगे विदाउट हैविंग अ शोरूम, राइट? ठीक है। डिजिटल शोरूम क्या है? आपकी वेबसाइट, ठीक है। सो विदाउट हैविंग अ वेबसाइट और शोरूम वेयर यू नीड टू शो योर प्रोडक्ट्स, आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते उतनी इफेक्टिवली। बिक जाती है, टूल्स हैं, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक के पास आप जाते हैं, दुकान में जाते हैं, लाइक मेरा टायर पंचर हो गया, उसके पास टूल्स होते हैं, ठीक है। सो ऑल द डिजिटल नेटवर्क्स आर द टूल्स ओनली, राइट, जो आपको हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट यू नीड टू हैव दैट गैराज, यू नीड टू हैव दैट शॉप जहाँ पर आप जाएंगे और उस एक्सपर्ट से बात करेंगे जिसका वो काम है, ठीक है। इसी तरह
डिजिटल के अंदर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग रिमेन सेम, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टूल्स की, ठीक है। और वो डिजिटल टूल्स के ज़रिए अब फ़ायदा क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगेन बात करता हूँ कि अगर कोई शोरूम है किसी एक इलाके में होगा, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कहीं पे भी है, वो एक इलाके में है, अगर उस इलाके के लोगों के लिए ही वो अवेलेबल है, कोई कराची से आके यहाँ पर शॉपिंग नहीं करेगा, ठीक है, जाहिर है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने लेयर लगा दी डिजिटल मार्केटिंग की, नाउ यू आर ओपन टू कराची ऑडियंस एज यू आर ओपन टू वर्ल्ड। ओपन टू वर्ल्ड, एग्जैक्टली। सो ये तो आपको पावरफुल मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी है, लाइक यू नो आपका, आप यहाँ से बैठ के यूएस के अंदर चीज़ें सेल कर सकते हैं एंड आई थिंक विदाउट इवन हैविंग अ शॉप, without even having physical one. Physical one, yes, exactly. But the digital shop डिजिटल is शॉप तो ज़रूरी है, बट फिजिकल शॉप की is इम्पोर्टेंस नहीं है। yes. अच्छा, वैसे तो हमने ये भी देखा ना, फिजिकल शॉप्स में कॉन्सेप्ट हम कुछ अरसे से देख रहे हैं। जैसे मैं रिसेंटली गया राजा बाज़ार, वहाँ मैं एक शॉप पे गया तो वहाँ ना बहुत सारे कार्टन्स रखे हुए थे, तो मैंने सपोज किया कि इन कार्टन्स में सामान होगा, उन कार्टन्स में कुछ भी नहीं था। आपने जो चीज़ उनसे मांगनी है वो आपको प्रोवाइड तो करेंगे, कहीं से ला के आप तक पहुंचा दी, और उसी तरह वो अपना काम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ डिजिटली भी हम ये देख रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग या somehow इसी तरह से काम हो रहा था कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती है, प्रॉब्ली यू आर द मिडल मैन, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड और नॉट, लेकिन आप काम कर रहे होते हैं, यू आर अर्निंग जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर स्किल जो कि आपको रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। देखिए मैंने जिस तरह बात की थी कुछ देर पहले कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर सकते हैं, सो इट मीन्स आपने वो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लिया, आई जस्ट वांटेड टू बी अ लेमैन। अब उसमें ये होता है कि आप किसी और की चीज़ बेच रहे हैं लेकिन उसमें आप प्रॉफिट्स अपने लिए रख रहे हैं, ठीक, सो दैट्स सेलिंग एज वेल, ठीक है। तो उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट इट विद ज़ीरो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब आपने अपनी चीज़ें लाइक आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरा एंगल भी दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोई डिजिटल नहीं है, आप कह रहे हैं कि बस मैंने चीज़ें बना दी हैं, अब इसे कोई बेच दे, स्टिल यू नीड यू नो गुड डिजिटल आउटरीच कि आपका ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको डिजिटल की ज़रूरत है। ज़रा कंटेंट भी उसके लिहाज से आपको डिज़ाइन करके एग्जैक्टली, उसको आपने फिर अपनी देखें चीज़ को कंटेंट आपने इज़ द किंग, सेल करना है। हम ये कहते हैं कि कंटेंट के बगैर जो है ना कोई चीज़ बिकती नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अ वेज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, ये भी किसी ने बनाया है और ये यहाँ तक आने तक पूरा सप्लाई चेन था, ठीक है। तो वो अगर वो डिजिटल नहीं होगा तो वो एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस तक ही जा सकेगा। और जाहिर सी बात है आपने अगर डिजिटल, क्योंकि दौर डिजिटल का है, हर बंदा जाहिर है आप डिजिटली कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो आप मार्केटिंग करेंगे वही मार्केटिंग सबसे बेस्ट मार्केटिंग अब समझी जा रही होती है। सब बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद, वक्त बहुत मुख्तसर था लेकिन हम जितने टिप्स लोगों को दे सकते थे हमने वो टिप्स आपको दी। अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अक्सर शिकायत होती है कि वक्त ही नहीं रहा, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त ही नहीं होता, वक्त की कमी की शिकायत हो रही होती है। क्या वाकई मामला ऐसा होता है या कि हम टाइम मैनेजमेंट कर नहीं रहे होते? क्योंकि हमने कल भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी और हम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं कि ये जो देर से पहुंचना, ताख़ीर से पहुंचना और इसको अपने रवैये के अंदर ले आना, ये बड़ा मसला है। और उसमें भी आज हमने एक अपने व्यूअर का मैसेज भी शेयर किया जिन्होंने कहा कि मैं तो वक्त पर पहुंच जाऊं लेकिन मैं क्या करूं, कोई वक्त पर आता ही नहीं है। सो आज हम इस मौजू पर बात भी करेंगे, इस्लामी तालीमात की रोशनी में वक्त की पाबंदी ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा इकबाल कादरी साहब, उन्हें वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। आपने भी अपने आसपास ये देखा कि वक्त की कदर नहीं कर रहे हम और शिकायत कर रहे हैं कि वक्त नहीं है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी अजीम नेमत है वक्त। कुरान करीम का मुताला करें तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया ना, सूरत असर के शुरू में, वल असर, और ज़माने की कसम। तो उलमा यहाँ फरमाते हैं कि ये जो कसम उठाई है अल्लाह ने, कसम खाई है अल्लाह ताला ने, ये टाइम और वक़्त की अफादियत को बढ़ाने के लिए। अगर ना भी इसकी इतनी वक़्त हो, जब अल्लाह किसी चीज़ की अल्लाह ख़ुद कसम खा रहा है तो उससे उसका एक मकाम उजागर होता है। और इसकी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तालीमात के ज़रिए उम्मत को गाइड किया है। जैसे हम देखते हैं
तो मुस्तदरक के हाकिम की हदीस मुबारक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। तंदुरुस्ती को, सेहत को, बीमारी से पहले गनीमत जानो। और ऐसे ही फरमाया कि फ़रागत को, मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। और मौत से, ज़िंदगी को गनीमत जानो। तो ये जो 5 चीज़ें बयान फरमाई हज़रत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी इस तरफ गाइड करती हैं कि इसमें हमारा जो अरकान इस्लाम है, रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, हर एक टाइम रखा गया है। सही बात है। आप हज ले लें तो हज की डेफिनेशन क्या है? महसूस लिबास में, महसूस दिनों में, महसूस मकामात की ज़ियारत के लिए जाना। आज नहीं हम जा सकते कि हम किसी और जगह नहीं जा सकते। जी जी बिल्कुल, किसी और हालत में नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ये सारा एक टाइम जो है, सारा जो है हर चीज़ का एक टाइम है। नमाज का देख लें कि 5 वक्त की नमाज, हर नमाज का एक वक्त, हर नमाज का एक टाइम है। रोज़ा है तो वक्त, रोज़ा बिल्कुल, रमज़ान के रोज़े आप नहीं रख सकते, से प्रॉपर टाइम है। और एक अलामा साहब, कायनात का भी एक देखा जाए तो बिल्कुल। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर जी, जी। किया गया है। सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, वक्त पे गुरूब होता है, चांद अपने वक्त पे आता। तो ये ओवरऑल जो हम देख रहे होते हैं कि हर चीज़ कितने बैलेंस के साथ चल रही होती है कि उसमें थोड़ा सा भी हम रद्दोबदल नहीं देख रहे होते। डेली हम बड़ी वक्त की पाबंदी हमें उसके अंदर चलाने वाली ज़ात ऐसी है कि आप किसी भी किस्म की उसके अंदर रद्दोबदल वैसे भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कितनी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं इससे। इसी कोई तो जो दानिश्वर हैं, अहले अक्ल व दानिश, वो कहते हैं ना कि इंसान समझदार है, अशरफुल मखलूक़ात है, जानते बूझते भी अपनी रूटीन से हट जाता है। और सूरज, चाँद, ये बेजान चीज़ें हैं। एक दफ़ा ही हुक्म दिया गया कि सूरज तुमने यहाँ से निकलना है और यहाँ गुरूब होना है, एक डायरेक्शन दे दिया अल्लाह ताला। तो रोज़ाना अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक भी देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक 1,24,000 अंबिया रसूल गुज़र गए, लेकिन सूरज प्रॉपर वहीं से निकलता, वहीं से चढ़ता। और इसके साइंस भी कहती है कि इसके 360 मकामात हैं, रोज़ाना मुख्तलिफ जगह से निकलता है और मुख्तलिफ जगह, और एक साल में ये सर्कुलेशन जो है कंप्लीट होती है। यानी कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने की तरफ इशारा फरमाया कि चाँद की ज़रूरत नहीं कि वो सूरज को पकड़ ले कि अभी तुमने ये वर्क नहीं करना, और सूरज की ज़रूरत नहीं कि वो चाँद को पकड़ ले, ज़मीन आसमान को नहीं पकड़ सकती। तो ये हर चीज़ का एक टाइम है। तो इसलिए टाइम की हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तो अहमियत जो है वो अहमियत यहाँ है। से पता लगती है। अच्छा लामा साहब, किस तरह से हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने वक्त को गुजार सकते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को देखें कि कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब मिसमैनेजमेंट की तरफ नहीं, अपनी उम्मत की रहनुमाई की है हर लिहाज से ही। तो अहले अक्ल व दानिश भी, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, अब सारे जो हैं वो हदीस मुबारक है ना बुखारी शरीफ की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तकरीबन हम गफलत बरतते हैं। एक सेहत है और दूसरा इंसान वक़्त को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। अक्सर हमने देखा है तो हमारे असलाफ़ ऐसे ऐसे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा सरखसी अलैहि रहमा, उनको किसी वजह से किसी जुर्म में कैद कर दिया गया कुएं में। बहुत बड़े आलिम दीन थे। अब वहाँ भी कैद के अंदर भी उन्होंने अपने वक़्त को ऐसा स्पेंड किया, ऐसा तरतीब दिया कि उनके शागिर्द जो हैं कुएं के बाहर जाके उनसे सवालात करते, वो कुएं से जवाब देते, और 30 जिल्दों में उन्होंने अब अल मबसूद के नाम से फ़िक़्ह के एक मजमुआ किताब तरतीब दे दी। वाह। कि उस कैद वाले वक़्त को भी आज भी हमारे माजी करीब के बहरा शरीफ यूनिवर्सिटी के जो चीफ जस्टिस अल्लामा पीर करम शाह साहब अल अज़हरी अलैहि रहमा, उनको कैद हो गई किसी वजह से, तो उन्होंने तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी। तो उसकी 2 या 3 जिल्दें आपने जेल के अंदर लिखी। यानी कि टाइम जो है, हमारे जो सल्फ़ो सालिहीन थे
वो टाइम को ज़ाया नहीं करते थे। यही तो एक ऐसी चीज़ है कि जो गुज़र जाए हाथ नहीं आती। सही बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि अगर हम माजी में जाना चाहें कि बचपन में हम चले जाएं, तो जो टाइम चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। और जो वक्त गुजर गया और जो वक्त ज़ाया कर दिया, क्या उस पर बैठ के अफसोस करना चाहिए? नहीं, आइंदा के लिए फ्यूचर प्लानिंग जो है ना वो अच्छी करनी कि चाहिए। उससे सीख लें हम बिल्कुल कि सीखना जो हमने चाहिए। माजी में गलती कर ली वक्त को ज़ाया करके अब वो ना करें, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको हाल में प्रैक्टिस करें कि अब हमने ज़ाया नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उलमा ने लिखा है, हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने लिखा है ना कि एक बंदा उसको खर्च करने की आदत नहीं है कि मैं सखावत करूं, तो वो क्या करे? अपना माइंडसेट करे कि बहुत ज़्यादा ख़र्च करने में उसको दिक्कत होती है ना, तो वो रोज़ाना 1-1 रुपया ख़र्च करे। फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसको ऐसा शगफ़ दे देगी, ऐसी मसरूफ़ियत दे देगी कि वो बंदा इस तरफ। आज हम देखते हैं कि नौजवान टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक पे, जब पता चलता है कि 2 घंटे 3 घंटे सर्फ हो गए इसी पे। तो अपने टाइम को जो कौमें बर्बाद कर देती हैं, तो फिर उनका जो फ्यूचर है वो फिर तबाही, ज़वाल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ज़वाल की तरफ जाता है। अपने टाइम को अच्छे तरीके से जो है वो गुजारना चाहिए। हम असलाफ को देखते हैं ना, तो कई हज़रत श्री सख्ती अलैहि रहमा एक बहुत बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो वो सत्तू, तीनों टाइम सत्तू इस्तेमाल करते खाने में। ये पता ही है आपको, सत्तू जिसका पानी आजकल बिल्कुल मशरूब पिया जाता है। गर्मी का मौसम है तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी ने पूछा आप खाना नहीं खाते? तो आपने फरमाया कि मैंने खाने में और सत्तू इस्तेमाल करने में तकरीबन 300-400 तस्बीहात अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 300-400 दफ़ा पढ़ने का डिफरेंस पाया। इसलिए मैंने खाने को छोड़ दिया कि बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता है और सत्तू में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम खर्च होता है। तो लिहाजा फिर मैं थोड़ा मशगूल रखता हूँ गफलत में और ज़्यादा वक्त मैं अल्लाह के ज़िक्र तो में देखिए गुजारता हूँ। वक्त की किस तरह से कदर हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें वक्त की कदर वाकई नहीं है। ये 24 घंटे हैं जी, बड़ा वक्त पड़ा हुआ है अभी। सो के दिन को 2-2 3-3 बजे तक अक्सर लोग उठ रहे होते हैं, जिसमें आपका आधे से ज़्यादा दिन जो है वो गुजर चुका होता है। सो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्टिव नहीं होते थ्रू आउट। और जिस तरह से हमने आज इस्लाम की रोशनी में भी इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि किस तरह से इस पूरी दुनिया कायनात की अगर हम बात करें तो उसमें हर चीज़ किस तरह से एक वक्त को फॉलो करिए, एक टाइम टेबल है उस चीज़ का, और उसमें ज़रा भी रद्द बदल नहीं होती है। सो ये एक मैसेज दिया जा रहा होता है कि एक वक्त की हर सेकंड की, हर नैनो सेकंड की एक अहमियत है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और वक्त जिस पर आज हमारा मौजू भी था, तो वक्त हमारे पास भी मुख्तसर था, लेकिन दोबारा मुलाकात उससे करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट वीकेंड। लेकिन इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे कि ये तशक्कुर बड़ा ज़रूरी होता है, और आज जिस तरह से पूरे दिन हम इसकी बात भी कर रहे हैं, और आप आज ना सिर्फ PTV पर बल्कि तकरीबन हर जगह पर देख भी रहे होंगे कैसे इवेंट्स हो रहे होंगे, जिसको आप वाकई फिर कह सकते हैं पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमने वक्त पर सही जवाब दिया और हम उस वक्त को अब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आपसे दोबारा मुलाकात मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।